सिर्फ 15 मिनट और ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये चैप्टर आपके हाथ में। जी हाँ, आज हम थ्योरी, डायग्राम्स और एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन को एक साथ कवर करने वाले हैं। बेस्ट हैरिटन नोट्स के साथ इस पूरे टॉपिक का पोस्टमार्टम करेंगे। अगर आप क्लास 12 में सीरियस हैं तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ एमसीक्यू और सीरीज में कई बार पूछे गए प्रश्न और पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन सब कुछ एक ही वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये अध्याय 2 मानव जन्म। दोस्तों ये अगर आपने क्या कहते हैं इसके पिछली वीडियो पुष्पी पात्मा और लैंगिक जन की वीडियो नहीं देखी हो तो भी डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वो वीडियो जाकर जरूर देखिए। और ये है दोस्तों अध्याय 2, ठीक है ना, मानव जन्म। तो दोस्तों इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग आएंगी, जो इंपॉर्टेंट हेडिंग आएंगी वो भी हम देखेंगे। और क्या कहते हैं और ये 2026 का जीव विज्ञान का पेपर, इसमें कैसे प्रश्न पूछे गए और ये भी देखेंगे, ठीक ना दोस्तों। तो पहला दोस्तों हमारी हेडिंग है मनुष्य में लैंगिक जन की परिघटनाएं, जो दोस्तों इंपॉर्टेंट हेडिंग नहीं है, ठीक ना। पर इसमें कौन कौन सी घटना होती है मनुष्य में लैंगिक जन की, तो वो सब देखना पड़ेगा। तो इसमें दोस्तों हमने पूरी 6 घटनाएं लिखी हैं। जैसे पहला है युग्म युग्म जनन या युग्मकों का, अर्थात पुरुषों में शुक्राणु तथा स्त्रियों में अंडाणु का निर्माण। ये पहला हो गया पॉइंट में, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है युग्मक स्थानांतर वीर सेचन, अर्थात मादा में जन्म पथ पर शुक्राणु वीर का स्थानांतर, ठीक है ना। ये हो गया दूसरा पॉइंट, ठीक है ना। फिर तीसरा पॉइंट निषेचन नर व मादा युग्मों का संलयन व युग्मनस का निर्माण। ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट, ठीक है। मतलब यहाँ से युग्मनस बन रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद कोरक पुट्टी का निर्माण और इसका गर्भाशय की दीवार पर चिपक जाना, ठीक है ना। फिर पांचवा भ्रूणीय परिवर्तन, जिसे गर्भावधि कहते हैं। फिर प्रसव या शिशु जन्म, ठीक ना। ये हो गया आपके 6 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पेपर में नहीं पूछे जाते हैं। मानव लैंगिक रूप से, ये जो स्टार बनाया है मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझिए। मानव लैंगिक रूप से जन्म करने वाला सजीव प्रजक या जरायुज प्राणी है, ठीक ना। तो ये जान लीजिए, ठीक ना, बहुविकल्पी पूछ सकता है। अब दोस्तों हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है नर जनन तंत्र, जो हर साल पूछा जाता है, ठीक ना। मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र। पहले हम नर जनन तंत्र देखेंगे। तो पुरुषों में जनन तंत्र उदर के श्रोणि क्षेत्र में स्थित होता है, ठीक ना। तो किस क्षेत्र में, श्रोणि क्षेत्र में स्थित होता है। नर जनन तंत्र के 4 भाग होते हैं। तो पहला प्राथमिक जनन तंत्र, सहायक नलिकाएं, बाह्य जननेंद्रिय और सहायक ग्रंथियां, ठीक ना। तो पहला प्राथमिक जनन अंग देंगे। इसमें एक जोड़ी वृषण जिसमें नर युग्मक का निर्माण होता है, ठीक ना। फिर सहायक ग्रंथियां, तो सहायक ये वृषण में बने होते हैं, ठीक ना। इसमें दोस्तों फिर कई पॉइंट आएंगे। जैसे देखिए पहले प्राथमिक, यहाँ पे ध्यान से समझिए, पहले प्राथमिक जनन अंग है, ठीक ना। फिर सहायक नलिका है। तो प्राथमिक जनन अंग ये है, ठीक ना। एक जो इसमें बस आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। एक जोड़ी वृषण और जिसमें नर युग्मक का निर्माण होता है, इसमें एक जोड़ी वृषण है। तो आप वृषण को यहीं पे भी चाहे तो पढ़ सकते हैं, चाहे आगे। तो हमने वृषण को आगे पढ़ा है, ठीक ना। आप ये मत समझिए कि बहुत छोटा पॉइंट है, ठीक है ना। फिर अब सहायक नलिका, ये दूसरा पॉइंट है। उसके बाद बाह्य ज्ञानेंद्रिय देंगे, उसके बाद सहायक नलिका। अब इसमें सहायक नलिकाओं में दोस्तों देखिए ये वृषण में बने होते हैं, नर युग्मों को शरीर से बाहर लाती हैं और इसमें निम्न भाग होते हैं। अब जिसमें से वृषण हो गया, वृषण जालक, अपवाहक नलिका, अधिवृषण, शुक्रवाहक और स्खलन नलिका, मूत्र नलिका या तो मूत्र मार्ग जिसे, ठीक ना। तो इन सब पॉइंट को पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे, उसके बाद यहाँ पे, ठीक ना। अच्छा आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं या तो फिर सीधे आप बाह्य जनेंद्रिय अर्थात शिश्न को भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपका हो जाएगा शुक्राणु को मादा जनन पथ पर स्थानांतरित करता है, ये हो गया, ठीक ना। अब सहायक ग्रंथियाँ देंगे। ये युग्मकों में पोषण व स्थानांतरण में मदद करती हैं, जैसे शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपस ग्रंथि। अब इनको पढ़ेंगे, ठीक ना। तो ये हो गए आपके क्या कहते हैं नर जनन तंत्र, ठीक ना। ये जितने भी आपने देखे हैं ये नर जनन तंत्र है, ठीक ना। अब लेकिन ये सब इतना मतलब समझिए, इतना ये है कि आपको ऐसे पेपर में नहीं पूछे कि नर जनन तंत्र क्या है आप लिखिए, तो आप ये सब मत लिखिएगा, ठीक है। अगर पेपर में पूछता है कि नर जनन तंत्र क्या है तो आप सीधा यहाँ से शुरू कीजिए, मानव में जनन अंग के प्रकार। बस दोस्तों यही नर जनन अंग है, ठीक है ना। जी हाँ, यही, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें दोस्तों आता है प्राथमिक जनन अंग और द्वितीय सहायक जनन अंग। ये सब जो आपने पेपर मतलब अभी ऊपर पढ़ा, तो ये सब अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो अब इसमें से आपका आएगा पहला प्राथमिक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग में आपका आएगा वृषण, इसी को प्राथमिक जनन अंग कहते हैं, वृषण। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, वृषण, ठीक है ना। वृषण नर के मुख्य जनन अंग होते हैं, ठीक है ना, ध्यान सुनिए। वृषण नर के मुख्य जनन अंग होते हैं। ये अंडाकार ग्रंथिल अंग है जो उदर गुहा से बाहर वृषण कोष में स्थित होते हैं, ठीक ना। उदर गुहा से बाहर वृषण कोष में स्थित होते हैं। वृषण कोष के भीतर बीचों बीच में एक पेशीय अंडकोश विभाजक पट होता है जो वृषण कोष को 2 भागों में बांटता है। दोनों में एक एक वृषण होता है। वृषण कोष ताप नियंत्रण का कार्य करता है। प्रत्येक वृषण लगभग 4 सेंटीमीटर लंबा, 2 से 3 सेंटीमीटर व्यास की संरचना
है, ठीक ना। वृषण का आकार उम्र के साथ घटता रहता है, ठीक ना। वृषण एक तिहरे संयोजी ऊतक आवरण से घिरा रहता है जिसे वृषण खोल कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद हाथी तथा व्हेल में वृषण उधर गुहा में स्थित होता है। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों, वृषण में जनन कोशिकाओं से शुक्र जनन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ठीक है ना, ये पॉइंट है। उसके बाद आप देखेंगे सहायक जनन। अब इसमें पहले नलिकाएं आएंगी, और नलिका में दोस्तों अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, स्खलन मूत्रमार्ग, शेष, ये सब पॉइंट रहेंगे, ठीक ना। तो नलिकाओं में आपका अधिवृषण, ठीक ना। तो ये लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी और पतली तथा अत्यधिक कुंडलित नलिका से बना होता है, ठीक है ना। और यह अति कुंडलित होकर लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी और चपटी कोमा के आकार की संरचना बनाती है। इसका कार्य वृषण से शुक्राणुओं को शुक्रवाहिनी में पहुंचाना तथा मार्ग देना और स्खलन से पहले शुक्राणुओं का संचय करके पोषण प्रदान करना तथा निषेचन के लिए शुक्राणुओं को परिपक्व करना है, ठीक है ना, ये। उसके बाद शुक्रवाहिनी, ये लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी कुंडलित नलिका होती है और ये वृषणांग से उदर गुहा में पहुंचकर मूत्रवाहिनी के साथ फंदा बनाती हुई थैली जैसी संरचना शुक्राशय में खुलती है, ठीक ना। उसके बाद स्खलन वाहिनी आपका आएगा, उसके बाद मूत्रमार्ग, उसके बाद दोस्तों कृष्ण, दोस्तों में एक पॉइंट को नहीं पढ़ना है, ठीक ना, कृष्ण, ठीक ना। उसके बाद आपका ग्रंथिया आएगा इसके अंतर्गत ग्रंथियों में शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर्स ग्रंथि, ठीक है, तीनों ग्रंथि को देखिए। उसके बाद आप एक प्यारा सा नर जनन तंत्र का चित्र बनाएंगे, तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन से देखिए। ये आपका है दोस्तों मूत्रवाहिनी, उसके बाद ये है आपका दोस्तों मूत्राशय, और ये है दोस्तों आपका शुक्राशय, और ये है आपका प्रोस्टेट ग्रंथि, और ये है आपका शुक्रवाहिनी, और दोस्तों ये है आपका मूत्रमार्ग, और ये है आपका अधिवृषण, और ये ही है दोस्तों आपका वृषण, और ये है दोस्तों आपका शिश्न। बस कुछ नहीं दोस्तों, इतना बेहतरीन हमने चित्र बनाया है ना कि पूछिए मत, ठीक ना। उसके बाद पुरुष में यौनारंभ का प्रारंभ, ये दोस्तों काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ठीक है ना। तो इसमें दोस्तों आप लिखेंगे कि पुरुष मतलब अर्थात बालक से शुरू होता है तो बालक लिखेंगे, ठीक है ना, पुरुष फिर ब्रैकेट में बालक कर दीजिए। बालक में यौनारंभ 13 से 16 वर्ष की आयु में होता है। वृषण में स्रावित टेस्टोस्टेरोन तथा एंड्रोजन लिंग हार्मोन से यौनारंभ प्रेरित होता है। इसके फलस्वरूप बालकों में निम्न के लक्षण विकसित होते हैं। लक्षण लिखना पड़ेगा, जैसे पुरुष की आवाज़ भारी हो जाती है, शरीर की लंबाई में वृद्धि होती है। चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, पुरुष की आवाज़ भारी होती है, फिर दूसरे पॉइंट में शरीर की लंबाई में वृद्धि होती है, तो ठीक है ना, ऐसे भी आप पॉइंट करके बढ़ा सकते हैं। फिर दूसरा, अस्थियां मांसपेशियां अपेक्षाकृत अधिक सुदृढ़ हो जाती, मतलब मजबूत और बड़ी हो जाती, कंधे चौड़े हो जाते हैं, ठीक ना। पुरुष में दाढ़ी मूछ निकल आती है, शरीर पर बाल उगाते हैं, ठीक ना। मैथुन अंग शिश्न एवं वृषण को सुविकसित हो जाते हैं, पूरी तरह विकसित हो जाते हैं। शुक्रजनन नलिकाओं में शुक्राणु जनन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका इसके अंदर युग्मक जनन, ठीक है, ये भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट है, युग्मक जनन और शुक्र जनन और शुक्राणु, ठीक है ना। और दोस्तों अभी हमने यहाँ पे शुक्राणु का चित्र बनाना पड़ेगा, हमने अभी यहाँ पे शुक्राणु का चित्र नहीं बनाया। शुक्राणु का चित्र तो इतना जगह छोड़ सकते हैं, तो अभी आगे हम आपको शुक्राणु का चित्र भी आपको दिखाएंगे, ठीक ना। और इन तीनों हेडिंग को भी आप पढ़िए, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों अब आपका शुरू होता है स्त्री जनन तंत्र, ठीक है। अब ये भी दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, स्त्री जनन तंत्र। स्त्री में भी जनन तंत्र के भाग उदर के सुनोड़ी क्षेत्र में स्थित होते हैं। वह इसके 4 भाग होते हैं, प्राथमिक जनन, सहायक नलिका, सहायक ग्रंथियाँ और बाह्य जनेंद्रिया, ठीक है ना। तो पहले प्राथमिक जनन अंग पढ़ेंगे, ठीक ना। तो इसमें प्राथमिक जनन अंग में अंडाशय आता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्राथमिक जनन और यहाँ पे हेडिंग डालिएगा अंडाशय। तो हमने यहाँ पे अंडाशय हेडिंग नहीं डाला। तो एक जोड़ी अंडाशय मादा के मुख्य जनन अंग होते हैं। इसमें मादा युग्मक अथवा अंडाणुओं का निर्माण होता है। इनका आकार लगभग 3 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर मोटा होता है। अंडाशय का भाग लगभग 3 ग्राम होता है। अंडाशय श्रोणि गुहा अथवा पेल्विस में गर्भाशय के दोनों ओर तथा अंडवाहिनियों के पीछे नीचे की ओर स्थित होता है। अंडाशय की बाहरी परत जननिक एपिथेलियम कहलाती है। अंडाशय स्त्री का प्राथमिक जनन अंग होता है, ठीक है ना, वही हमने ऊपर लिखा है। उसके बाद ये हो गया प्राथमिक। उसके बाद आप सहायक जनन, अब सहायक जनन अंग में आपको अंडवाहिनी पहला पॉइंट लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद गर्भाशय, ठीक है ना, इसके ये सहायक जनन अंग में चल रहा है। उसके बाद योनि, ठीक है, ये 3 पॉइंट लेंगे। उसके बाद क्या कहते हैं, अब बाह्य जनांग लिखेंगे, ठीक है ना। तो बाह्य जनांग में स्त्री के बाह्य जनांग में योनि छद, जघन शैल, वृषण, भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ और भग सेप सम्मिलित हैं और इन सभी को सम्मिलित रूप से भग कहा जाता है, ठीक ना। तो ये आप लिख देंगे। उसके बाद सहायक ग्रंथि, अब सहायक ग्रंथियों में स्तन ग्रंथियाँ पहला पॉइंट इसके अंतर्गत, ठीक है ना, स्तन ग्रंथि लिखेंगे। उसके बाद बर्थोलिन ग्रंथि, बस। उसके बाद आप एक स्त्री जनन अंग का चित्र बनाएंगे, ठीक ना।
तो ये दोस्तों आपका गर्भाशय कोष्ठ है, ये दोस्तों अंडवाहिनी है, ये दोस्तों आपका झालर लिग्न और यही है दोस्तों आपका अंडाशय और ये है दोस्तों आपका गर्भाशय, ये है दोस्तों गर्भाशय ग्रीवा, ये दोस्तों ग्रीवानाल और ये है दोस्तों आपका अंतर गर्भाशय कला और ये दोस्तों आपका है गर्भाशय पेशी स्तर और ये दोस्तों आपका क्या है परिगर्भाशय और दोस्तों ये आपका योनि और नीचे लिख देंगे स्त्री जनन तंत्र का चित्र। उसके बाद इसके अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्त्री में यौनारंभ का प्रारंभ, ठीक ना। तो बालिकाओं में यौनारंभ लड़कों की अपेक्षा जल्दी प्रारंभ हो जाता है, लगभग 12 से 13 वर्ष की आयु में होता है। इसके फलस्वरूप बालिकाओं में निम्नलिखित लक्षण विकसित होते हैं। इनमें जैसे दोस्तों बाह्य जनन अंग एवं स्तनों का विकास होता है, चेहरे जांघ तथा नितंबों पर वसा का संचय होता है, स्वर तीव्र एवं मधुर होता है, कच्ची एवं जघन बालों का उगना, कुछ मनोवैज्ञानिक परिवर्तन का आना, ठीक ना, और श्रोणी मेखला फैलकर चौड़ी होना। तो इनमें भी आप 6 पॉइंट लिखेंगे। उसके बाद अंड जनन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ठीक ना, अंड जनन और दोस्तों अंडाणु, ये दोनों दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों क्या कहते हैं शुक्र जनन तथा अंड जनन में अंतर, ये दोस्तों को पूछी मत कितना इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ठीक है ना। शुक्र जनन तथा अंड जनन में अंतर 6 पूरे अंतर है, इनको आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हमारा आपका आएगा इस ऋतुस्राव चक्र या आवर्त चक्र, ठीक है ना, ये भी दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चक्र है, तो इसको भी आप पूरे अच्छे से देख लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आप पूछिए मन निषेचन, निषेचन कितना इंपॉर्टेंट है। जब नर तथा मादा युग्मकों का संलयन होता है तो युग्मनज का निर्माण होता है, इसी क्रिया को निषेचन कहते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा है। अथवा मानव में नर व मादा युग्मकों के शरीर में संयोजन करते हैं तो इसे निषेचन कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद यहाँ से मानव में निषेचन की खोज सर्वप्रथम हर्टविग ने की थी। नर निषेचन के दौरान 3 से 5 मिलीलीटर वीर्य स्त्री की योनि में स्खलित करता है। इसमें 20 से 30 करोड़ शुक्राणु होते हैं, किंतु इनमें से केवल 100-200 शुक्राणु मादा के द्वितीय अंडक के पास पहुंचते हैं, ठीक ना। उसके बाद निषेचन का महत्व भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्या कहते हैं मानव में लिंग निर्धारण, ये तो पूछिए मत कितना इंपॉर्टेंट है, इसको हम पूरे अच्छे से आपको समझा देते हैं, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों प्रत्येक मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस पॉइंट को याद करके देखिए कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 46, ठीक है ना, जिसमें से 44 ऑटोसोम्स तथा एक जोड़ी गुणसूत्र या 2 गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होते हैं, ठीक है ना। चाहे तो एक जोड़ी गुणसूत्र कह लीजिए, चाहे 2 गुणसूत्र, जोड़ी का मतलब जोड़ी में से 2 ही आते हैं, ठीक है ना, या तो 2 गुणसूत्र होते हैं। पुरुष तथा स्त्री में लिंग गुणसूत्र का यह जोड़ा एक दूसरे से भिन्न होता है। पुरुष के लिए एक्स और वाई, भूलिएगा मत, एक्स और वाई, तथा स्त्री में एक्स होता है। और मनुष्य में लड़के अथवा लड़की का होना इन्हीं लिंग गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। एक्स गुणसूत्र मादा निर्धारक और वाई गुणसूत्र नर निर्धारक होता है। पुरुष की जनन कोशिकाओं में, अब दोस्तों ये तो हो गया आपका मानव में लिंग है। उसके बाद दोस्तों 22 जोड़ी समजात पाए जाते हैं, फिर प्लस और क्या कहते हैं एक्स और वाई मतलब विषम जात, उसके बाद इसकी आपका हो जाएगा पूरा 46, ठीक है ना। और ऐसे स्त्री में भी यही है, 22 जोड़ी समजात, फिर एक्स वाई, फिर समजात, उसके बराबर करके आप 46 अब अगर इस पॉइंट को ना भी लिखना चाहें तो मत लिख, लेकिन दोस्तों ये आपको चित्र ये वाला बनाना पड़ेगा, नर एक्स वाई और मादा एक्स, ठीक है ना। तो इसमें आप ऐसे पॉइंट करके इन दोनों को अलग कीजिएगा और इसमें भी अलग कीजिए। उसके बाद एक मेल इसका और एक मेल क्या कहते हैं इसका, इन दोनों को कराएगा तो एक्स मादा, फिर एक मेल इसका और एक मेल इसका, फिर मादा, इसके बाद इसका करके नर, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ पे एक्स होगा एक्स वहाँ पे मादा, जहाँ पे एक्स वाई यहाँ पर नर होगा, ठीक है ना। अब दोस्तों हम अपने बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, जिसका नाम है भ्रूणीय परिवर्धन। ये भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट पर मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको जरूर देखिएगा। उसके बाद अपरा का विकास, ये भी दोस्तों अपरा का विकास इतना नहीं पूछता, अपरा का कार्य दोस्तों काफ़ी बार पूछा है, ठीक है ना, तो इसको भी पढ़िएगा। उसके बाद प्रसव दोस्तों भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रसव का अर्थ होता है दोस्तों बच्चों को जन्म देना, ठीक है ना। मनुष्य में गर्भाशय काल का 40वां सप्ताह या 9 माह मतलब 9 महीने का होता है। इसमें इसे सगर्भता भी कहा जाता है, ठीक ना। अलग अलग स्तनधारियों में गर्भाशय काल अलग अलग होते हैं। मनुष्य के शिशु जन्म को प्रसव कहा जाता है, ठीक ना। उसके बाद दुग्ध स्त्रावण, ठीक ना, तो ये भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ जंतु में गर्भधारण काल, जैसे हाथी में कितने दिन होता है, तो 641, वैसे भैंस में 310, मनुष्य में 280, ऐसे सभी हमने मनुष्य का मतलब जानवरों का लिखा है, ठीक है ना, मनुष्य जानवर सबका है। उसके बाद दोस्तों हमारी एक लास्ट हेडिंग है अंतःरोपण, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों आपका ये नोट्स यहीं पे समाप्त होता है, बट रुकिए दोस्तों, अब यहाँ से दोस्तों आपका शुरू होता है
मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, जैसे आपका शुक्राणु का नामांकित हमने कहा था, अगर आपने वहाँ पे जगह छोड़ी तो यहाँ पे आप बना लीजिए। जैसे दोस्तों ये एक्रोसोम है, ये केंद्रक है, ग्रीवा या गर्दन है, ठीक ना, ये वाला ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये पूंछ है, ये और इसको आप सिर कहेंगे, इसको मध्यखंड कहेंगे, बस कुछ नहीं दोस्तों ये। अब उसके बाद दोस्तों हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे पेपर में पूछेगा, ये रहा, अंडजनन क्या है, अंडजन की संक्षिप्त व्याख्या करें, ठीक ना। ऐसे पेपर में पूछेगा कि नहीं, अंडजनन के ऐसे नहीं पूछता है कि संक्षिप्त व्याख्या करें। तो आप दोस्तों अंडजनन की यहाँ पे परिभाषा, उसके बाद इसके अंतर्गत कुछ ऐसे हेडिंग लिखेंगे जो हमने लिखा है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ ठीक है ना। उसके बाद फिर ऐसे पूछेगा शुक्राणु जनन क्या है, संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो ये रहा आपका दोस्तों शुक्राणु जनन, ठीक है ना, इसको भी अच्छे से देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे 27, तो इसके अनुसार आप क्रम से कर लीजिएगा दोस्तों। ये पीयूष ग्रंथि के 2 कार्य, मतलब क्या कहते हैं, 2024 में पूछा गया था, ठीक ना। तो इसके 2 कार्य हार्मोन का स्त्राव और नियंत्रण, और अन्य ग्रंथियों का नियंत्रण, इसके 2 कार्य हैं, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों हम कुछ देते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, जिनको आप जरूर पढ़िएगा, ठीक ना। ये कुछ बहुविकल्पी प्रश्न है। उसके बाद ये चित्र हैं, ठीक ना, देख लीजिए कब पूछा है, हमने कहा था अभी। और उसके बाद दोस्तों इधर भी कुछ चित्र हैं, ठीक ना। और इधर दोस्तों कुछ प्रश्न है, अगर आप चाहें तो इन प्रश्नों को कर भी सकते हैं, नहीं भी। अब पर दोस्तों ये जो हाईलाइट प्रश्न, इनको दोस्तों आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना। हाईलाइट प्रश्न को बिल्कुल मत छोड़िएगा, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, कुछ इधर भी हैं जैसे कुछ प्रश्न, तो इनको भी मत छोड़िएगा। और ये 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पूछा, तो ये 29 से 40 पेज नंबर पे हमने पहले आपको दिखा दिया है, ठीक ना। तो इन सबको देखने की जरूरत नहीं है। और देखिए पीयूष ग्रंथि के 2 कार्य 2024 में पूछा था, हमने कहा, तो यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, पर हमने पहले इन सब प्रश्नों को आपको करा दिया है। और ये भी आपका हो गया है, ठीक है ना। प्लेसेंटा पर टिप्पणी लिखी, ये सब दोस्तों हमने अपरा हुई, ठीक है ना। तो ये 36 पेज नंबर पर मिल जाएगा, चाहे तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और अगर दोस्तों आपको लग रहा है ये हमने लिखा, तो ये देख ले, एक्सपर्ट हैंडराइटिंग सॉल्यूशन है, और ये 40वां प्रश्न, ठीक है ना। और ये भी मतलब 40 पेज नंबर पे मिल जाएगा, 40 पहला प्रश्न है, 40वां पेज नंबर पर, ठीक है ना, सॉरी दोस्तों। और ये शुक्र जनन नलिका की संरचना का वर्णन कीजिए दोस्तों, आपको ये यहीं से पढ़ लीजिएगा, ठीक ना, काफ़ी अच्छा है, ठीक है ना। काफ़ी मतलब सिंपल भाषा में यहाँ भी लिखा था, ठीक है ना। तो पूरा अच्छे से देख लीजिए। और क्या कहते हैं, इधर भी कुछ हैं। और एक ये वाला प्रश्न दोस्तों, पहले पूरा इसको देखिए अगर नहीं देख पाए। ये वाला प्रश्न, मानव में भ्रूणीय प्रवर्धन से क्या अभिप्राय है, क्योंकि 22 में पूछा है, तो देख लीजिए, ठीक है ना दोस्तों। और एक ये वाला प्रश्न भी है 2023 में पूछा, पर ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं, पर ये मनुष्य में नर जनतंत्र का संचित बड़ा 26 से 28 पेज नंबर पर हमने आपको पहले दिखा दिया। यहाँ से मत पढ़िए दोस्तों, कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक ना आपको। और इधर ये वाला प्रश्न भी हमने आपको करा दिया है, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, इधर भी कोई ऐसा स्तन ग्रंथि पर टिप्पणी चाहे तो आप देख सकते हैं, क्योंकि 22 में पूछा है यहाँ से, ठीक है ना। और ये वाला प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों ये चैप्टर पे समाप्त होता है। और क्या कहते हैं, ये रहा दोस्तों आपका पेपर, ठीक है ना। पहले दिखा देते हैं 2026 जीव विज्ञान, ठीक है ना। तो पहले बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है ना। तो ये कुछ बहुविकल्पी प्रश्न, अगर चाहते हैं इस पेपर का हम सॉल्यूशन लेके आएँ तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों सॉल्यूशन। इस पेपर का हम ज़रूर से ज़रूर सॉल्यूशन लेके आएंगे। और इस वीडियो पे कम से कम 100 लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। और अगले चैप्टर की नोट्स चाहिए तो नोट्स लिखिएगा, हम इसके अगले चैप्टर की नोट्स देंगे। और अगर पिछले चैप्टर की नोट्स नहीं देखिए तो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, जाके ज़रूर एक बार देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन नोट्स है दोस्तों, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, और हमें इंस्टा पे भी दोस्तों ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे पेपर का सॉल्यूशन वहाँ पे हम लाते रहते हैं, ठीक है ना। तो हमें इंस्टा पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और वीडियो आपको पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।